नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बेसिक क्लासेस में। जहां आज का हमारा विषय होना है भारतीय राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान की जो हमारी प्रक्रिया चल रही थी, जो विकास के क्रम में हम चल रहे थे, हम उसी के बारे में आगे को कंटिन्यू करने वाले हैं। जहां मैंने कल आपको बताया था 1909 के मार्लिमेंटो एक्ट तहत मैंने आपको छोड़ा था, जहां पर भारत को फूट डालो शासन करो की नीति वास्तविक तौर पर 1909 के भारत शासन अधिनियम से ही आता है, जिसे हमने मार्ले मिंटो एक्ट के नाम से सुना था। जिसमें मार्ले कौन थे? भारत सचिव, और मिंटो भारत के वॉयसरॉय थे। ठीक है, तो उसी जो कालक्रम में हम चल रहे थे, शायद उसी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जरा ये गलत हो गया है, ये हम 1919 से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 1919 ईस्वी से 1947 तक कि किस तरीके से भारत आजाद होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। तो हमने सबसे पहले, अब इसके बाद हमारी आती है किसकी बारी आती है? 1919 के भारत शासन अधिनियम की बात करते हैं। तो इस भारत शासन अधिनियम को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है बच्चों। उसका नाम क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। किस नाम से जाना जाता है, कहा मैंने? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ठीक है, इसे इस नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें मॉन्टेग्यू कौन थे? भारत सचिव, जिसकी स्थापना कब हुई थी आप लोग बताएंगे? इसकी स्थापना हुई थी 1858 के भारत शासन अधिनियम के। ठीक है, और ये कौन है? वॉयसरॉय। कौन है वॉयसरॉय? चेम्सफोर्ड। तो याद रखिएगा, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत का भारत सचिव कौन थे? तो हमारे मॉन्टेग्यू, और चेम्सफोर्ड कौन थे? हमारे वॉयसरॉय थे। तो इसकी जो लागू करने की जो वर्ष की हम बात करें, तो वो होता है 1921 ईस्वी में। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की जाती है। ठीक है, केंद्र में द्विसदन का अर्थ क्या हो गया? यदि आप वर्तमान समय में हैं और यदि भारत की संविधान की जो हमारी संसद है, संसद को अगर आप देखते हो तो वहां पर दो प्रकार के हमारे हाउसेस हैं। कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। तो उसी तरीके से हमने देखा था केंद्र में जो सर्वप्रथम हमारे अधिनियम के तहत बताया जाता है कि भारत में द्विसदनीय व्यवस्था, बाइकैमरल सिस्टम चलेगा। इसको क्या बोला जाता है? बाइकैमरल सिस्टम। आप इसको कह सकते हैं बाइकैमरल सिस्टम। तो इसकी स्थापना कब होती है? हमारे 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। अगला, इसके तहत जो दो हमारी संस्थानें बनती हैं या दो हमारे परिषद बनते हैं, एक तो बनता है राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट, दूसरा बनता है हमारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो जो हमारा राज्य परिषद है, इसमें सदस्यों की जो सदस्यों की इसमें कुल संख्या हुआ करती थी, वो हमारी होती थी 40। ठीक है ना, इसमें सदस्यों की जो कुल संख्या हुआ करती थी वो थी हमारी 40, सॉरी 60। इसमें सदस्यों की जो संख्या है वो 60 सदस्य हुआ करते थे, जिनका कार्यकाल हुआ करता था 5 वर्ष का। इनका जो कार्यकाल था 5 वर्ष का। जैसे आप अभी लोकसभा को देखते हैं, इसमें सदस्य की संख्या कितनी है? 543 वर्तमान में सदस्य संख्या है, पर होनी कितनी है? 545। ठीक है, हो सकती थी अभी 550 इसकी मैक्सिमम संख्या है। आगे बात करते हैं केंद्रीय विधानसभा की, काउंसिल लेजिस्लेटिव सॉरी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसके सदस्यों की जो कुल संख्या हुआ करती थी 144 या 45 के आसपास क्या थी? इसकी सदस्य संख्या थी 145 थी, जिनका कार्यकाल कितने समय का हुआ करता था? 3 वर्ष का। 3 वर्ष ही इनका क्या रहता था? शासनकाल का रहा करता था। और इन्होंने क्या किया था? पहले आपने देखा होगा प्रांत में द्वैध शासन की स्थापना हो चुकी थी, डुअल सिस्टम स्थापित कर दिया गया था प्रांतों में। मतलब क्या था कि कार्य बांट दिए गए थे। अब यहाँ पर जो प्रांतों में जो द्वैध शासन शुरू होता है हमारा, ये इसमें दो प्रकार के हमारे विषय आते हैं। एक हमारे आरक्षित, जिन्हें हम बोलते हैं क्या? रिजर्व्ड। ठीक है, और दूसरा होते हैं हमारे ट्रांसफर्ड। कौन से सब्जेक्ट हैं? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे विषय हैं, जैसे आप यदि बात करते हैं वर्तमान में विषय का, एक विषय यदि हम लें रक्षा क्षेत्र, तो रक्षा क्षेत्र भारत का कौन संभालते हैं? भारत के केंद्र संभालता है। तो केंद्र में मतलब हम राज्यों को ये नहीं कहते हैं कि आप रक्षा क्षेत्र को भी विशेषतया संभालेंगे, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र की। तो उसी तरीके से जो विषयक हमारे आवश्यक जो सब विषय हो चुके थे, वो हमारे आरक्षित विषय में रखे गए थे। जैसे वित्त से संबंधित थे, भारत के जो जितने भी पैसे से संबंधित थे, व्यय थे, आय का जो साधन हुआ करता था, वो हमारे आरक्षित विषय के अंतर्गत आते थे। और जैसे सेवा है, सेवा क्षेत्र के अलावा यदि आप देखेंगे लोक नियोजन हमारी प्रणाली है, जिसमें हम बात करते हैं नगर पंचायत या हमारी ग्राम पंचायत की बात करते हैं, तो उनको रखा गया था जो क्षेत्र के राजा हुआ करते थे, प्रांतीय जो शासक हुआ करते थे, उनके अधीन रखा गया हस्तांतरित विषय।
ठीक है ना। जैसे आप अभी देखते हैं पुलिस सिस्टम है, ठीक है, पुलिस सिस्टम किसके अधीन आता है? उत्तराखंड पुलिस को अगर आप देखते हैं तो इसको संभालता कौन है? राज्य सरकार। तो उसी तरीके से क्षेत्र जो हमारे अभी आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ त्रिस्तरीय हमारे पंचायती चुनाव हो रहे हैं, तो पंचायती चुनाव हो रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लोकल गवर्नेंस है उसे संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? राज्यों की है। तो उसी तरीके से हस्तांतरित जो विषय हुआ करते थे, इन हस्तांतरित विषय की भी जिम्मेदारी प्रांतीय शासकों की हुआ करती थी। ये आरक्षित किसके अधीन थे? लिख लीजिए, ब्रिटिश क्राउन के। और अगला जो ये ट्रांसफर्ड थे, ये किसके अधीन थे? प्रांतीय शासक, प्रांतीय शासकों के अधीन थे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे यहाँ पर फिर उसके बाद इनको आवश्यकता पड़ी कि किस तरीके से हमें किसी लोगों को एम्प्लॉयमेंट के थ्रू कि उन्हें सदस्यों के रूप में चुना जाए, एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, तो इन्होंने सर्वप्रथम जो पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की बात की, तो इसकी स्थापना कब होती है? हमारे 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत, जिसके लिए एक हमारा कमीशन बनाया जाता है कि किस तरीके से इसके प्रावधान रखे जाएंगे। तो इसके लिए ली आयोग की स्थापना होती है, ठीक है ना, जिसके फिर पहले अध्यक्ष सर रोज बर्कर बनाए जाते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना होती है फिर 1926 में, और इसके हमारे पहले अध्यक्ष कौन थे? सर रॉस बर्कर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में हमारा यूपीएससी इसी की तर्ज पर काम कर रही है। यूपीएससी का नाम आपने सुना होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 315 में है। आगे बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है ना। और दूसरा यहाँ पर एक कदम और उठाया गया कि हमारा जो रेल बजट था, रेल जो हमारा बजट हुआ करता था, उसे हमारे आम बजट से क्या कर दिया गया था? आम बजट से पृथक कर दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार पूछा गया है कि केंद्र में से जो हमारा आम बजट है उसको कि आम बजट से रेल बजट को कब पृथक किया गया, सेपरेट कब किया गया? पृथक का मतलब क्या होता है? सेपरेट, ठीक है। इसे सेपरेट कब किया गया था बच्चों? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। इसके लिए एक हमारे यहाँ कमीशन भी बनाई गई थी, जिसको बोला गया था, इसके लिए एकवर्थ कमीशन की स्थापना होती है, ठीक है, एकवर्थ समिति। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं कमीशन का मतलब, कि कहने का मतलब ये है कि जो रेलवे बजट को आम बजट से अलग करने की जो कार्यवाही शुरू करने की जिसके ऊपर जिम्मेदारी दी गई थी कि किस तरीके से इसके लिए प्रावधान होंगे, क्या रेल बजट के लिए अलग से जो बजट आएगा उसका प्रावधान क्या होगा, तो रेल बजट को पृथक करने के लिए हमारे एकवर्थ कमीशन को बनाया गया था, ठीक है ना। अभी ये सेपरेट तो 1919 में हो चुका था, तो भारतीय संविधान में वर्तमान में भी क्या कुछ इस तरीके की प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं? तो नहीं। अभी ये क्या हो चुका है? हमारे आम बजट में फिर से जुड़ चुका है। 2017 में निर्मला सीतारमन जी के द्वारा क्या कर दिया गया? इसे फिर से जोड़ दिया गया है, तो याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। अब इसी के रिव्यू के लिए कहा गया था कि हमारे भारत में जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है, इसकी दोबारा से जांच होगी, ठीक है। क्या ये अधिनियम यथापूर्वक सही तरीके से काम कर रहा है? तो उसके लिए एक साइमन कमीशन की स्थापना की जाती है। कहा इसमें किसकी स्थापना होती है? साइमन कमीशन की स्थापना होती है। और इसकी स्थापना का वर्ष कई बार पूछा गया है। क्यों? क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों में। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1927 में। और अगला, इसका जो भारत में आगमन है, कहां आगमन? भारत में आगमन। इसका भारत में आगमन किस वर्ष होता है? तो 1928 में होता है। मुंबई में सबसे पहले आते हैं। और यह हमारी क्या थी? 7 सदस्यीय अंग्रेजों के द्वारा जो बनाई गई संस्था थी, ठीक है ना। 7 सदस्यीय संस्था या 7 सदस्यीय कमीशन, ठीक है ना। कमीशन था, जिस कारण इसे क्या कहा गया? व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है, ठीक है। अगर कोई व्हाइट कमीशन पूछे तो इसीलिए कहा जाता है। कारण क्या था इसके पीछे? कारण
सभी सदस्य अंग्रेज थे। ठीक है, सभी सदस्यों के अंग्रेज होने के कारण क्या होता है, साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है, और इसका अध्यक्ष कौन था, जॉर्ज साइमन थे। ठीक है ना, सभी सदस्य इसमें साथ के साथ क्या थे, हमारे अंग्रेज थे, और इसका स्थापना होती है 1927 में और आगमन होता है 1928 में। ध्यान रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है। और यहीं पर क्या होता है, साइमन गो बैक के नारे दिए जाते हैं, लाला लाजपत राय को लाठी लगती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है कि भारत शासन अधिनियम 1935 आता है। ठीक है, अब ये भारत शासन अधिनियम 1935 यदि आया तो यह क्या है, हमारे संविधान में सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ा हुआ है अभी तक, कि भारतीय संविधान में 250 से जो अधिक अनुच्छेद लिए गए हैं, 395 तो हैं, और 250 से अधिक जो अनुच्छेद वो हमने यहां से ग्रहण किए, तो ये भारत शासन अधिनियम अति महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे आप अभी संविधान को देखते हैं, हमारे संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में तो हैं, पर जब मूल संविधान बना था तो कितनी अनुसूचियां थी उसमें, ये आप कमेंट सेक्शन में देख के बताएंगे। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, पर यदि आपके पास नॉलेज है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ठीक है, तो हमारे भारतीय संविधान में अभी वर्तमान में तो 22 हैं, पर जो हमारी इसकी नींव रखी गई थी कि 22 हमारे इस तरीके के हमारे भाग होने चाहिए, तो हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने थे, 14 भाग थे, 321 अनुच्छेद हैं। कहीं कहीं पर आपको धाराएं लिखा हुआ मिलेगा तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है, और अगला 10 अनुसूचियों के बारे में भी बताया गया था इसके आंसर। ठीक है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। और प्रांतों में, जैसे मैंने 1919 में कहा था, प्रांत में द्वैत शासन की स्थापना होती है, तो उसको समाप्त कब किया गया, हमारे 1935 के भारत शासन अधिनियम। ठीक है, प्रांतों में द्वैत शासन को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था, और केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना हो चुकी थी। कहां, केंद्र में। केंद्र का मतलब क्या है, संघ, जहां पर से पूरे हमारे जितने भी राज्य हैं या प्रांत हैं उनको कंट्रोल किया जा रहा था, तो वहां पर क्या होती है, हमारी द्वैत शासन की स्थापना होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। उसकी स्थापना केंद्र में होगी तो शक्ति को 3 भागों में विभाजित किया। वैसे तो 2 तरीके से बढ़ता है, एक हमारा संघ सूची यूनियन लिस्ट, सेकंड हमारा राज्य सूची के रूप में, तीसरा हमारा समवर्ती के रूप में। तो केंद्र और राज्य के बीच में ही शक्ति का पृथक्करण होता है मेन तौर पर। ठीक है, तो क्या कहा जाएगा, जहां पर हमारे नियम बनाने की शक्ति किसके अधीन होगी, नियम बनाने की जो शक्ति है वो हमारे संघ के पास होगी, तो हमारा क्या हो गया, संघ सूची हो गया। इसको क्या बोला जाता है, यूनियन लिस्ट। क्या बोला जाएगा, यूनियन लिस्ट बोला जाएगा। और जो राज्य सूची है इसको क्या बोला जाएगा, राज्य सूची या प्रांतीय सूची भी कहा जाता है इसको, तो ये हो गए प्रोविंशियल लिस्ट, जहां पर केवल जो नियम बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास होगी, राज्यों के पास होगी, प्रांतों के पास होगी। और समवर्ती सूची, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कॉनकरेंट लिस्ट। तो इसमें नियम बनाने की जो शक्ति है वो संघ के पास भी होगी, राज्य के पास भी होगी, मतलब दोनों उस पर क्या कर सकते हैं, विधान, नियम, कानून बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा यहाँ पर जो विषय है, जैसे मैं विषयों की बात करता हूं आपसे, पहले यहाँ पर है विषय। ठीक है, ये विषय जैसे मुद्रा, भारत की मुद्रा क्या होगी, भारत की सेना का ढांचा क्या होगा, रक्षा क्षेत्र में हमारे 3 प्रकार के आ गए, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। इन पर नियम बनाने की कार्यवाही किस तरीके से होगी, उस पर जो अधिकारिता है वो किसकी होगी, संघ की होगी, और संघ पर बैठे हुए ब्रिटिशर्स थे, तो उन्हीं की अधिकारिता के तौर पर क्या कहा जा रहा है कि नियम बनाने की शक्ति किसके पास होगी, संघ के पास होगी। अगला, प्रांतों में जैसे पुलिस सेवा को आप देखते हैं, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था कि राज्य में पुलिस जो हमारे सिस्टम है उसको संभालने की जिम्मेदारी किसकी है, तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट की है। तो पुलिस को देखना, प्रांतीय सेवा जो प्रोविंशियल जो सर्विसेज हैं उसमें देखने के लिए। ठीक है, और जो एजुकेशन है, कहा गया कि प्रांतों के राजा ही उन्हें देखेंगे। ठीक है, अगला हमारा तीसरा किसका, कौन से सब्जेक्ट है, विषय कौन से नियम है, ये हमारे जिनमें केंद्र और राज्य दोनों क्या कर सकते हैं, नियम बना सकते हैं, जैसे दंड विधान हो गए, प्रक्रिया नियमन हो गया, विवाह करना, तलाक देना और आदि हमारे कई सारे थे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे इसमें 36 विषय समवर्ती सूची के अधीन थे, 59 हमारे जो विषय थे हमारे संघ सूची के अधीन थे, और 54 विषय किसके अधीन थे, राज्य सूची के अधीन थे। आगे बात करते हैं, हमारे अगले टॉपिक पर उठाते हैं, तो संघीय न्यायपालिका जो हमारा फेडरल जुडिशरी थी, तो फेडरल जुडिशरी की जो स्थापना है वो कब होती है, 1935 के अधिनियम से होती है।
ठीक है ना। तो इसमें क्या कहा गया कि हमारे यहाँ पर एक न्यायपालिका होगी, यूनियन जो हमारी गवर्नेंस है उसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पर जो यूनियन गवर्नेंस है उसकी स्थापना की बात की गई थी। तो इसकी स्थापना में हमने कहा कि इसके जो संरचना है, संरचना मतलब क्या है कि इसके अंदर कितने न्यायाधीश होंगे और कितने उनके सहायक न्यायाधीश होंगे, तो उनके बारे में कहा गया था कब, 1935 के भारत शासन अधिनियम में। ठीक है। फिर हम कहते हैं यह एक प्रकार का प्रियम्बल लेस, प्रस्तावना विहीन अधिनियम है। ठीक है। प्रस्तावना विहीन का मतलब क्या है कि यदि आप प्रियम्बल की बात करते हैं, वर्तमान में जो हमारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना का अर्थ क्या है, प्रस्तावना हमारे पूरे संविधान को, जिसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और हमारे 12 अनुसूचियां हैं, उसको कुल मिला के कि हमारा संविधान कहना क्या चाहता है, ठीक है, उसे एक पन्ने में समेट कर एक छोटे से क्षेत्र में बांटकर हमने उसको रिप्रेजेंट करना है, जिसको हम क्या कहते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की हम क्या करते हैं के लिए नीचे हमारे इतने प्रकार के न्याय, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया ही नहीं गया था। तो ये प्रस्तावना विहीन है, प्रियम्बल लेस एक्ट था हमारा। कौन सा, 1935 का भारत शासन अधिनियम। अगला क्या कह रहा है, यहाँ पर बर्मा जो म्यांमार का क्षेत्र है और सिंध प्रोविंस जो हमारे पंजाब से, पंजाब का जो पश्चिमी उत्तरी जो क्षेत्र है, जो हमारा सिंध प्रांत है, उसको क्या कर दिया गया था, भारत से अलग कर दिया गया था। ठीक है, इन दोनों को अलग कर दिया गया था। अगला क्या कह रहा है, आरबीआई की स्थापना, एक केंद्रीय बैंक की जरूरत पड़ गई थी। ठीक है, मुद्रा को किस तरीके से संजोया जाए, इससे पहले कौन काम कर रहा था, इससे पहले हमारे जो दूसरी बैंक्स थी, जैसे हम एसबीआई की बात करते हैं, अभी एसबीआई के अलग अलग भाग थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और हमारा बैंक ऑफ बॉम्बे। इन तीनों बैंकों का जो मर्जर था उसे कहते थे इंपीरियल बैंक। तो वो इंपीरियल बैंक था जो वो क्या करता था, भारत में मुद्रा को संचार करने में सहायता करता था। तो उसकी जिम्मेदारी उसको न देकर अब कहा गया कि आरबीआई की स्थापना करते हैं। क्यों, क्योंकि भारत की जो मुद्रा है वो डाइवर्सिफाई न हो, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग मुद्रा न हो, बल्कि भारत की एक ही मुद्रा हो। तो उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हिंदी में आप देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की बात की जाती है। किस अधिनियम में, 1934 में एक अधिनियम आता है, 1934 के अधिनियम से। ठीक है। और इसके लिए क्या किया जाता है कि भारत में इसकी स्थापना के लिए, इसकी सिफारिश के लिए एक कमीशन बनाया जाता है, जिसे बोलते हैं यंग हिल्टन कमीशन। ठीक है, इसकी स्थापना होती है, या इसी को क्या कहा जाता है, शाही आयोग, रॉयल कमीशन। अप्रैल 1935 को हमारी आरबीआई की क्या होती है, स्थापना होती है। ठीक है ना। तो फिर इसके, अगर इसकी स्थापना हो गई है तो इसके पहले कोई ना कोई अध्यक्ष बनाए होंगे, गवर्नर बनाए होंगे। पहले अध्यक्ष या पहले गवर्नर कौन थे, सर ओसबॉर्न स्मिथ, सर ओसबॉर्न स्मिथ। ठीक है। और पहले भारतीय कौन थे, सी डी देशमुख। कौन थे, सी डी देशमुख थे। तो ये आरबीआई के रूप में बहुत महत्वपूर्ण हो गया। कई बार पूछा गया है आरबीआई की स्थापना करने के लिए कौन सा कमीशन की सिफारिश की जरूरत पड़ी थी, तो यंग हिल्टन कमीशन। 1 अप्रैल 1935 को इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। पहले अध्यक्ष कौन थे इसके, सर ओसबॉर्न स्मिथ थे, और पहले भारतीय कौन थे, सी डी देशमुख थे। ठीक है ना। फिर आगे बात करते हैं, फिर हमारे यहाँ क्या होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाता है 1939 में, 1939 में जब युद्ध छिड़ जाता है तो ब्रिटिशर्स को जरूरत पड़ती है सैन्य शक्ति की, और सैन्य शक्ति सबसे ज्यादा कहाँ थी, भारत में थी। तो उसको बनाने के लिए भारत में क्या होता है कि क्रिप्स मिशन को भेजा जाता है। ठीक है ना। क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा जाता है, और ये आता किस वर्ष है, ये आता 1942 में। ठीक है ना। इसने क्या कहा, भारत को थोड़ा लालच दिया, भारत से कहा कि अगर आप हमारे पास सैन्य शक्ति भेजते हो तो हम आपको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपको क्या कर देंगे, एक डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। ठीक है ना। और हम क्या कह रहे हैं कि आपको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आजादी दे देंगे। ठीक है, फेडरल डोमिनियन स्टेट दे देंगे। तो गांधी जी ने इसी को क्या कहा, इसमें 3 सदस्य थे बच्चों,
3 सदस्यीय समिति थी ये, ठीक है। ये 3 सदस्य कौन थे? पैंथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, जिनके नाम पर इस मिशन का नाम रखा गया, ठीक है, स्टेफर्ड क्रिप्स और ए वी अलेक्जेंडर, ठीक है, ए वी अलेक्जेंडर। और इसमें क्या कहा मैंने कि जो हमारे स्टेफर्ड क्रिप्स थे ये इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। स्टेफर्ड क्रिप्स उनके क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है। और गांधी जी ने इसे क्या कहा? दिवालिया बैंक के नाम एक चेक, ठीक है, दिवालिया बैंक के नाम चेक, ठीक है, या इसी को कहा जाता है पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि भारत से तो अब इनको मनाही मिल चुकी है कि इन्होंने कह दिया कि नहीं भाई, आप डोमिनेंट स्टेटस दो, कुछ भी दो, हमें तो पूर्ण आजादी चाहिए, ठीक है। फिर स्थापना होती है किसकी? कैबिनेट मिशन भारत में आता है। इसको क्यों भेजा जाता है? इसको भारत में भेजा जाता है कि आप क्या करोगे, भारत जाओगे और भारत के लोगों के लिए क्या करोगे? एक संविधान सभा की स्थापना करोगे। और इस संविधान की स्थापना होगी कैसे? अब पूरा भारत तो संसद में जाके नहीं बैठेगा, हर व्यक्ति तो संविधान बनाने की प्रक्रिया नहीं आजमाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि ये भारत में आते हैं। इनका वर्ष आने का कारण क्या है? 1946 में तो भारत आते हैं, मार्च 1946 में भारत में आते हैं। और उसके बाद क्या होता है, इनमें सदस्य कितने थे अब इसके बारे में भी लिख लेते हैं। वही तीन सदस्य थे। कौन कौन थे? यही पैंथिक लॉरेंस, ए वी अलेक्जेंडर, सॉरी ए वी अलेक्जेंडर, और स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है ना। तो इसका जो अब हमारा जो अध्यक्ष बनाया गया है वो कौन था? पैंथिक लॉरेंस इसका क्या था? अध्यक्ष था। आया क्यों था? भारत में चुनाव करवाने। इसका क्या था? ये चुनाव कराना कार्य था। अब कार्य इसका चुनाव करवाना था, तो ये चुनाव करवाएगा फिर भारत में। तो ये जब चुनाव करवाता है तो चुनाव कब कराता है? जुलाई 1946 में, ठीक है। जुलाई 1946 में क्या होते हैं? चुनाव किए कराए गए, ठीक है। और चुनाव करवाए गए। अब चुनाव करवाने की कोई तो रीति हो, जैसे आप बात करते हैं लोकसभा में 543 अभी सदस्य हैं, तो उसी समय कुछ तो आधार रखना था। तो भारत की उस समय जो जनसंख्या थी वो हमारी 38.9 करोड़ थी, ठीक है ना। और इन सदस्य इतनी तो क्या थी? भारत की जनसंख्या थी, याद रखिएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि किस हिसाब से उन लोगों ने सदस्यों को चयन किया था। उन्होंने कहा कि प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक सदस्य चुना जाएगा, ठीक है। एक सदस्य क्या होगा? चुना जाएगा। अतः 389 सदस्यों पर क्या हुआ? के लिए चुनाव किए गए, कराए गए, चुनाव करवाए गए, ठीक है ना। अब चुनाव इन सदस्यों पर होगा बच्चों, ठीक है। अब ये जो 389 थे, ठीक है, 389 थे, इनको बांटा गया, ठीक है, कि इसमें जो 296 सदस्य हैं इनमें चुनाव होगा, और जो इसके साथ 93 अन्य सदस्य हैं ये क्या होंगे? प्रांतीय शासकों द्वारा मनोनीत होंगे। क्या होंगे? मनोनीत। इसको क्या बोलते हैं? नॉमिनेट, ठीक है, ये नॉमिनेट होंगे। और इसमें से क्या होता है? हमारे 292 ब्रिटिश कमिश्नरीज थी, और जो हमारी 4 थी वो हमारी कमिश्नरी क्षेत्र थे,
वो कौन कौन सी थी? दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और चौथा बलूचिस्तान। ठीक है, ये हाई कमिश्नरीज थी। तो इनमें भी चुनाव निर्धारित कराए गए। ठीक है, तो इनमें जब चुनाव निर्धारित कराए गए तो इन 296 का फिर क्या आता है, जुलाई 1996 में तो क्या हो गए हैं, चुनाव कराए गए। चुनाव चुनाव करवाने के पश्चात क्या होता है, 200 जो हमारे 96 सदस्य हैं इनमें से क्या हो जाता है, 208 जो सीट है यहां पर कांग्रेस जीती। कौन जीती? कांग्रेस जीती। और यहां पर हमारे जो 73 सीट्स थी यहां पर क्या होता है, मुस्लिम लीग जीती। ठीक है, मुस्लिम लीग जीती है। और बाकी जो 15 सीट्स थी इनमें क्या कौन जीता है, हमारा अन्य सदस्य, जैसे अभी निर्दलीय वगैरह भी होते हैं ना कई सारे, तो वो जीत चुके हैं। एक तो हमारा कांग्रेस जीत चुकी है सर्वाधिक मतों के साथ, और 73 वोट कौन जीती है, मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग को ऐसा लगा कि भारत में इतने जो लोग हैं वो सारे के सारे कांग्रेस को चुन रहे हैं, तो इसने क्या कह दिया मुस्लिम लीग ने कि मैं इस चुनाव का बहिष्कार करती हूँ। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, चुनाव बहिष्कार। ठीक है, और पृथक देश के मांग को फिर इन्होंने और जोर से उठाना शुरू कर दिया, और इन्होंने क्या कर दिया, 16 अगस्त 1946 को इन्होंने क्या मनाया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे। कार्यवाही दिवस मनाया, इसी को क्या बोलते हैं, कहा मैंने, डायरेक्ट एक्शन डे। ये क्यों मनाया होगा, अब हम तो जानते हैं कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। अब क्यों मनाया गया, कारण क्या था, मुस्लिम लीग ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया और कहा कि जो हमारी पृथक मांग है कि एक पृथक पाकिस्तान हमारा होना चाहिए, उसकी मांग यहां पर से शुरू होती है। ठीक है, तो हमारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, फिर उसके बाद भारत में क्या आता है, 1947 में, ठीक है, माउंट बेटन एज अ कमिश्नर आते हैं। क्लीमेंट एटली ब्रिटिश के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं, और उनके द्वारा क्या किया गया, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या किया, पारित किया। मैंने क्या कहा, ब्रिटिश पीएम उस टाइम पे कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, कहा मैंने, क्लीमेंट एटली। इन्हीं के परिणाम स्वरूप हमारे भारत में कैबिनेट मिशन भी आता है। ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने लेबर पार्टी के नेता थे, और इन्होंने कहा था कि ठीक है, मैं वादा करता हूं कि मैं चुनाव जीतने के बाद भारत को आजाद कराऊंगा। ठीक है ना, भारत स्वतंत्रता अधिनियम आता है, और यहां पर ही क्या होता है, भारत और पाकिस्तान दो स्वाधीन राज्य घोषित किए गए। ठीक है, जिसमें फिर क्या होता है, कहा था मैंने 15 अगस्त, आप लोगों को पता होगा भारत आजाद कब होता है, इसी में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ। सर आप तो कह रहे हैं कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया, तो इसने दो अलग अलग डेट निर्धारित क्यों की? ऐसा हुआ बच्चों कि आप जानते होंगे देशांतरी रेखा और अक्षांतरी रेखाएं होती हैं। देशांतरी और अक्षांतरी रेखाओं में क्या होता है कि 75 डिग्री लॉन्गिट्यूड से 75 डिग्री देशांतर पर पाकिस्तान स्थित है। ठीक है, रात के 12 बजे हमारा क्या होता है, ये अधिनियम लागू हो जाता है। ठीक है, और पाकिस्तान आधा घंटा पीछे है। पाकिस्तान कितना घंटा आधा पीछे है, आधा घंटा पीछे। ठीक है, आधा घंटा पीछे है, तो इसने क्या कहा कि हमारे यहाँ तो अभी 11:30 हो रहे हैं, इसका मतलब हम 14 तारीख में है।
ठीक है, जिस कारण क्या कहा गया, ठीक है भाई, पाकिस्तान कितने तारीख को आजाद हुआ, 14 अगस्त को, और भारत 15 अगस्त को आजाद होता है। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि भारत तो आजाद हो गया है, और भारत के राज्यों से कहा गया कि जो राज्य चाहता है, इसी में कहा गया अगर कोई राज्य चाहे तो भारत में जा सकता है, अगर वो चाहे तो पाकिस्तान में रह सकता है, और अगर वो चाहे तो स्वतंत्र शक्ति के रूप में भी रह सकता है। तो इन्हीं में हमारे 3 राज्य होते हैं, जम्मू कश्मीर, दूसरा हमारा जूनागढ़, तीसरा हमारा हैदराबाद। तो ये 3 बोलते हैं कि नहीं भाई, हमें भारत में भी नहीं जाना है, हमें कहीं नहीं जाना है। हैदराबाद बोलता है पाकिस्तान में जाना है, पर दक्षिण का क्षेत्र था ना, तो उसमें भी उसको नहीं डाल सकते थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर चुनाव हो चुके हैं, और चुनाव की हमारी प्रणाली भी पूरी हो चुकी है। इसमें हमारे कितने सदस्य, 15 महिला सदस्य भी चुने गए, ये भी लिख लीजिए। पहला 15 महिला सदस्य थी। ठीक है ना, इसके बाद कल हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमारी संविधान सभा आती है, और संविधान सभा ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया को अपनाया था, और हमारे भारत में संविधान कैसे लागू होता है, और भारत आज एक गणराज्य के रूप में किस तरीके से प्रस्तुत हुआ। ठीक है ना, तब तक के लिए बने रहिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, अपने प्यार को बनाए रखिएगा। धन्यवाद।